जी, तो मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स में सबसे पहले जो आता है वो है सोडियम। सोडियम का मतलब या जो मेन काम है वो क्या है कि ये बॉडी में बैलेंस ऑफ वाटर मेंटेन करती है, ठीक है? यानी कि वाटर बैलेंस जितना भी होगा बॉडी में वो इसकी वजह से मेंटेन रहेगा। इसके अलावा न्यूरॉन जो फंक्शन करेंगे वो सोडियम की वजह से करते हैं और मसल कंट्रैक्शन में भी इसका बड़ा रोल होता है, ठीक है? इसका नॉर्मल रेंज नहीं भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 135 टू 145। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है ताकि आपको ये याद रहे, पेपर में ये पूछा जाता है 135 टू 145, ठीक है, इसका नॉर्मल रेंज। इसी तरह दूसरा पोटाशियम। पोटाशियम में जब आप देखेंगे तो ये भी कार्डियक फंक्शन के लिए यानी हार्ट के कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा नर्व सिग्नल में भी काम करता है, मसल कंट्रैक्शन जो पहले हमने बात की। और इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो है 3.5 टू 5, ठीक है? 3.5 टू 5 ये नॉर्मल रेंज इसका याद रखना है। इसी तरह कैल्शियम की अगर हम बात करें तो कैल्शियम हमारे बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है, ब्लड क्लॉटिंग के में बहुत काम करता है और मसल कंट्रैक्शन में काम करता है। स्पेशली स्केलेटल मसल्स में ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, कंट्रैक्शन के वक्त। इसका नॉर्मल रेंज जो है वो 8.5 से 10.5 तक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, इसी तरह क्लोराइड है। क्लोराइड हमारे एसिड बेस बैलेंस में स्पेशली बहुत ज़्यादा, जैसे HCl है, ठीक है, H2SO4 वगैरह सल्फ्यूरिक एसिड्स में ज़्यादातर ये मतलब काम करता है। इसका जो नॉर्मल रेंज है वो 98 से लेके 106 तक है, ठीक है? तो नॉर्मल रेंज भूलने नहीं, ये याद करने वाली चीज़ है। इसके अलावा बाइकार्बोनेट जो है वो बॉडी के एसिड बेस बैलेंस में बड़ा रोल प्ले करता है। कभी ये ज़्यादा हो जाते हैं तो आपने वो पढ़ा होगा, एसिडिटी, बेसिसिटी, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसका नॉर्मल रेंज जो है वो 22 से 28 तक है, ठीक है? अच्छा, नॉर्मल पेडियाट्रिक में थोड़े बहुत मतलब चीज़ें इधर-उधर हो सकती हैं कि पीड्स में कभी चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, कभी कम हो जाती हैं। वैल्यूज़, नॉर्मल वैल्यूज़ की हम बात कर रहे हैं, बट वो स्लाइटली डिफरेंट होता है, इतना कोई बड़ा नहीं होता, तो आपको ये नॉर्मल रेंज पता हो काफ़ी है, ठीक है? अब इसके अंदर की कंसिडरेशन क्या बताई हुई है कि फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट को मॉनिटर करना, बैलेंस करना बच्चों के हवाले से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब वो किसी ऐसे कंडीशन में होते हैं जब उनके बॉडी में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस चल रहा होता है, ठीक है? तो उन सारी चीज़ों को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा अगर उनके इस नॉर्मल बैलेंस में कोई डेविएशंस आती हैं, डेविएशन यानी कि कोई भी चेंज नॉर्मल से हट के आती है, तो उनको हमें फर्स्टली रिकॉग्नाइज करना होगा, अर्ली रिकॉग्निशन करनी होती है, मतलब बहुत जल्दी उस चीज़ को नोट करना होता है, क्योंकि ये आगे जाके बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है, ठीक है? और उसका जो है प्रॉम्प्ट यानी कि जल्द से जल्द कोई इंटरवेंशन, इलाज करना होता है और उसके रिस्क को कम करना होता है, ठीक है? अब बच्चों में ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्यों इम्बैलेंस क्यों आता है, मतलब इसके पीछे वजूहात क्या है? या तो डायरिया हो सकता है, जैसे बहुत कॉमन है, जैसे बच्चों में डायरिया हो गया तो जाहिर है बॉडी से पानी निकलेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह निकलेंगे, ठीक है? या वॉमिटिंग भी बच्चों को ज़्यादातर होता है, या उनको अगर फीवर है तो फीवर में पसीना ज़्यादा आएगा तो इसकी वजह से, ठीक है? या अगर वो इनएडिक्वेट फ्लूइड इनटेक करते हैं, यानी कि पानी सही नहीं पीते, उनको फ्लूइड सही नहीं मिलता, ठीक है? या उनके अगर रेनल फंक्शन सही नहीं है, यानी कि किडनी सही काम नहीं कर रही, या कोई दूसरा क्रॉनिक इलनेस है, जैसे हार्ट के मसले हैं, अक्सर उनको जॉइंटिस बहुत बड़ा इशू रहता है, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों में इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो सकते हैं। ओवरऑल जो है उनके बॉडी के ऊपर असरअंदाज हो सकता है, ठीक है? इसी तरह जब आप इस चीज़ को असेस करेंगे, यानी आप इस चीज़ को मालूम करेंगे कि बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है या नहीं है, तो आप वाइटल साइन देखेंगे। वाइटल साइन में आप ब्लड प्रेशर, पल्स, वो सारी चीज़ें देखेंगे, तो उसमें अगर कोई एबनॉर्मेलिटी है तो आप जो है वो पता लगाएंगे। इसी तरह फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी आप बॉडी को देख के भी लगा सकते हो अंदाज़ा कि भाई एक बच्चा बहुत सुस्त सा है, जो है वो उसका येलो सा उसकी बॉडी का कलर है, ठीक है? अक्सर हम लैब टेस्ट भी देखते हैं तो उससे भी अंदाज़ा, वो तो उससे तो हो ही जाता है, ठीक है? और बहुत सारी चीज़ों से, यानी कि जस्ट असेसमेंट से भी आपको अंदाज़ा हो जाता है। तो अर्ली डिटेक्शन यानी कि जल्द से जल्द पता लगाना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और इलाज करने में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प देता है, ठीक है? ओके।
अब कंडीशन ये होता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी जब हो जाती है, तो डिहाइड्रेशन की वजूहात क्या हो सकते हैं? एक तो गैस्ट्रोएंटराइटिस हो सकता है। गैस्ट्रोएंटराइटिस का मतलब ये होता है कि कभी इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टमक है या फिर इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइन्स है, तो वो जब इन्फ्लेमेशन होता है उन जगहों का, तो उसकी वजह से डायरिया होता है। डायरिया होता है तो फिर बॉडी से सारा फ्लूइड और न्यूट्रिएंट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स निकल जाते हैं, तो मसले हो जाते हैं। इसके अलावा फीवर, इसके अलावा हीट एक्सपोजर, कोई बहुत ज़्यादा गर्म इलाके में बच्चे रहते हैं, बच्चे मतलब फैमिली जहाँ पे रहती है, या कोई बच्चा जो है ऐसी सिचुएशन में है, तो जो है वो वाटर लॉस की वजह से डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब अगर कोई भी बच्चा डिहाइड्रेशन के कंडीशन में आपके पास आया है, तो आप क्या करेंगे? एज ए नर्स आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? पहले तो आप उनको ओरली रिहाइड्रेट करेंगे, यानी उनको पानी पिलाएंगे। कैसे पिलाएंगे? ओ आर टी या ओ आर एस, जिसको हम कहते हैं ओरल थेरेपी सप्लीमेंट, ठीक है, या ओरल रिहाइड्रेशन सप्लीमेंट, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी कहते हैं उसको। तो वो पिलाएंगे पानी में हल करके। इसी तरह उसका मॉनिटर करेंगे, यानी इनपुट आउटपुट मॉनिटर करेंगे। वो जितना पानी पी रहा है उतना वापस आ रहा है, उससे कम आ रहा है, उससे ज़्यादा आ रहा है। अगर उससे ज़्यादा आ रहा है, यानी वो उसने जो है 1 लीटर पानी पिया है और आ रहा है 1.5 लीटर, तो मतलब बॉडी में जो एक्स्ट्रा जो अपना वाटर है वो भी लॉस हो रहा है, तो डिहाइड्रेशन की तरफ जाएगा, ठीक है। अगर कम आ रहा है तो बॉडी में यानी कि एक्स्ट्रा पानी जमा हो रहा है, तो वो भी मसला है। यानी कि जितना पानी वो पीते हैं उतना ही पानी वापस आना चाहिए बाहर। इसके अलावा एजुकेशन एंड प्रिवेंशन, वो तो आप उसके पेरेंट्स को करेंगे कि भाई क्या क्या करना है क्या नहीं करना। दूसरा एक्यूट गैस्ट्रोएंटेरिटिस, वो तो बता दिया कि अगर एक्यूटली कुछ हो जाए, डायरिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, ठीक है, एब्डोमिनल पेन, तो उसमें भी आप क्या करेंगे? फ्लूइड को रिप्लेस करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट, वो सारी चीज़ें करेंगे, और मेनली इन्फेक्शन जिस वजह से हुआ है उसको कंट्रोल करेंगे। वो कंट्रोल होगा तो मसला खुद ब खुद सही हो जाएगा। इसके अलावा रीनल डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है। रीनल डिसऑर्डर जैसे एक्यूट किडनी इंजरी, ठीक है, तो उसकी वजह से भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, या एक्यूट हो गया या क्रॉनिक हो गया, दोनों सिचुएशन में जो है वो मसला हो सकता है। इसमें आप क्या करेंगे? फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन और सप्लीमेंटेशन। इसमें चूंकि किडनीज काम नहीं कर रही, तो इसमें हम ज़्यादा पानी नहीं देते, रिस्ट्रिक्ट करते हैं। हाँ, इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करते हैं, मतलब वो मेंटेन रखते हैं उसको ड्रिप्स वगैरह चढ़ा के, बट ज़्यादातर उसको फ्लूइड नहीं देते। और मेडिकेशन एडमिनिस्टर करेंगे, ठीक है। ये वो कंडीशंस है जो आपको बता रहे हैं कि किस किस कंडीशन की वजह से बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बेलेंस आ सकता है। नंबर 4 जो है वो कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स है। कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स वो डिफेक्ट्स होते हैं जो कि पैदाइशी तौर पर बच्चों में हार्ट के मसले होते हैं ना, उनको कहते हैं कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स। अब इसमें क्या होगा? बच्चों को फ्लूइड ओवरलोड होने का ख़तरा होता है, यानी कि हार्ट सही से काम नहीं करता, उसकी वजह से बॉडी में फ्लूइड जमा होता है, ठीक है। तो पहले वो हार्ट में जमा होता है, फिर हार्ट से निकल के लिम्स में यानी हाथ पाँव में, और फिर पेट में आके जमा होता है, ठीक है। तो वो फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है, और जब फ्लूइड ओवरलोड होगा तो ज़ाहिर है इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस होगा। अब नर्सिंग केयर आप क्या दे सकते हैं? आप जो है वो फ्लूइड को जो ओवरलोड है उसको निकालेंगे, ठीक है, या फिर उसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, मॉनिटर करेंगे कि कहीं ज़्यादा या कम तो नहीं हो रहा। डायरेटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन, डायरेटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? ऐसी दवाइयाँ होती हैं कि जब हम ये मरीज़ को देते हैं उसको यूरिन बहुत ज़्यादा आता है, तो जब हम यूरिन मतलब उसको ज़्यादा आता है, तो वो ज़ाहिर है जो एक्स्ट्रा वाटर जमा हो रहा है बॉडी में वो लॉस होगा और मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा उसके न्यूट्रिशन को भी देखते हैं, मैनेज करते हैं। नंबर 5 जो इसमें डिसऑर्डर है वो है एंडोक्राइन डिसऑर्डर, यानी हार्मोनल इम्बैलेंस, ठीक है। जैसे कि बच्चों में अक्सर डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है, जिसमें वो बहुत ज़्यादा यूरिन पास करते हैं। जब बहुत ज़्यादा यूरिन पास करते हैं तो ज़ाहिर है इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस होगा। सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन। सिंड्रोम में क्या होता है कि इनअप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन एडीएच जो है वो आपने पढ़ा होगा कि ये वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है जब वाटर की कमी होती है बॉडी में, ठीक है। तो ये हार्मोन मतलब अक्सर रिलीज नहीं होता या बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, तो बॉडी में ये बहुत ज़्यादा वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है, तो उसकी वजह से भी इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं? हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करते हैं, यानी कि अगर जिस हार्मोन की वजह से मसला हो रहा है या तो वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा, ठीक है, जैसे प्रोड्यूस नहीं हुआ तो उसको रिप्लेस करेंगे, बाहर से देंगे, ठीक है।
इसके अलावा उसका सीरम ऑस्मोलैरिटी, सीरम ऑस्मोलैरिटी देख ये होता है कि जो वो अ, उसका यूरिन आ रहा है या उसका जो ब्लड है वो हम लेंगे और उसमें उन इलेक्ट्रोलाइट्स का मकदार देखेंगे, ठीक है, यानी उसमें कितने इलेक्ट्रोलाइट्स है, ऑस्मोलैरिटी कहते हैं उसको। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स और पेशेंट एजुकेशन, ये तो ज़ाहिर है करेंगे। इसके अलावा अगर हम नर्सिंग प्लान कंसंट्रेशन के बारे में बात करें तो वही पहले हमने बोला कि आप मरीज़ के कंडीशन के ऊपर जो है उसको केयर देंगे। इसके अलावा उसके रीअसेसमेंट करेंगे बार-बार, यानी देखेंगे कि उसके हालत में बेहतरी आ रही है या नहीं आ रही है, या कोई कॉम्प्लिकेशंस आ रही है। और इसके अलावा कोलैबोरेट केयर विद मल्टीडिसिप्लिनरी टीम, दूसरे जो टीम्स होंगे डॉक्टर्स, थेरेपिस्ट वगैरह, ठीक है, उनके साथ मिलकर मरीज़ के देखभाल करेंगे, ठीक है। अच्छा, पेशेंट की एजुकेशन मतलब और फैमिली की एजुकेशन बहुत ज़्यादा लाज़मी है। उनको आप फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस के बारे में बता सकते हो, उनकी वजह से जो साइन सिम्पटम आते हैं उसके बारे में बता सकते हो, कब मेडिकल ट्रीटमेंट लेनी है, कब डॉक्टर के पास जाना है, वो सारी चीज़ें आप बता सकते हो, ठीक है। और बेसिकली उनको इनकरेज करेंगे ताकि वो उस चीज़ को समझे, उसको जो है वो एम्प्लीफाई करे, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट फ्लूइड इन इलेक्ट्रोलाइट्स। कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।